हेलो एवरीवन, आई एम विशाल जोशी, डायरेक्टर ऑफ न्यूक्लियस एजुकेशन एंड एचओडी ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपका प्यारा विजय सर। मुझे पढ़ाते हुए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 18 साल हो गए कोटा के अंदर, और इस दौरान कई सारे टॉपर्स को प्रोड्यूस किया है, जिसमें फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, सिक्स रैंक, एट रैंक, 12 और बहुत सारे रैंक्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आज आईटी कॉलेजेस के अंदर पढ़ रहे हैं। तो जो अभी की स्थिति बनी हुई थी, इस स्थिति के दौरान कई सारे बच्चों का मैसेज आया कि सर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कुछ इंपॉर्टेंट आप ऐसा बता सकें जो अब हम पढ़कर जा सकें, क्योंकि बहुत सारा इनऑर्गेनिक में हम ये याद नहीं कर पा रहे हैं, बहुत दिक्कत आ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि इनऑर्गेनिक की वजह से हमारा पेपर ख़राब हो जाए। तो प्लीज़ सर, आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए जिनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो मैंने अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ सेलेक्ट किए हैं जो इस साल आने की पॉसिबिलिटी है। अब आप इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा कि अलग अलग सेट्स होते हैं, अलग अलग सेट्स होंगे तो अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे। तो मैंने कवर करने की कोशिश की है। मैं बिल्कुल दावा नहीं करता कि इन्हीं में से आएंगे, लेकिन हाँ ये है कि इन लास्ट दिनों में अगर आप ये पढ़ कर जाएंगे तो आपका पेपर के दौरान कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, जिससे कि हो सकता है किसी और टॉपिक के भी सवाल आपके सही हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम जो होता है वो कॉन्फिडेंस के बेसिस पर दिया जाता है। अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ पेपर करेंगे तो आप डेफिनेटली उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो मैं आप शुरू करता हूं, लेकिन मैं फिर से बोलता हूं, ये कोई दावा नहीं करता कि इन्हीं में से आएंगे। बस ये कि एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये दिया गया है। हाँ, अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो हो सकता है इनमें से आ जाएं, तो डेफिनेटली ये हो सकता है कि इनमें से काफ़ी कुछ पोर्शन कवर होगा। अभी किस बच्चे के पोर्शन में कवर होगा और किसके में नहीं होगा ये मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि सेट ऑफ क्वेश्चंस पेपर बहुत सारे होंगे, ठीक है। पर फिर भी मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर ये तैयार किया है, जिससे कि मेजर ऑफ द केसेस में जितने भी आपके पेपर्स होंगे उनमें ये पोर्शन कवर होंगे ही होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, पी ब्लॉक के अंदर बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है, क्योंकि बहुत वास्ट होता है, बहुत बड़ा होता है और बहुत ही मुश्किल से वो याद होता है। अब इस लास्ट मोमेंट पर अगर हम पूरा पी ब्लॉक पढ़कर जाएंगे तो आई होप कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप बेसिकली 17 ग्रुप और 15 ग्रुप को एक बार ब्रशअप कर लीजिए, एनसीईआरटी उठाइए और उसमें से एक बार रीडिंग लगा लीजिए। हार्डली 30 मिनट्स लगेंगे। आप रीडिंग लगाएंगे, रीडिंग लगाएं बाय ऐसे फिंगर टिप्स पे चलिएगा, ताकि आपकी दिमाग के अंदर वो चीज़ आए। जहाँ पर कोई लाइन आपको ऐसी लगे कि आपके समझ में नहीं आ रही, उसको तुरंत मार्क करते हुए आगे बढ़ते जाइए, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें जो कभी आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो वापस से आपके दिमाग में ब्रशअप हो जाएगा। एफ ब्लॉक, अब एफ ब्लॉक बहुत बड़ा होता है। कैसे याद करें, क्या करें, कुछ नहीं करना, सीधा उठाएं और सीधा आप लेंथनेट का कॉन्फ़िगरेशन देख लें और एक्टिनेट का कॉन्फ़िगरेशन देखें। यानी जैसे ही एफ ब्लॉक खोलेंगे आप सीधा कॉन्फ़िगरेशन पर बात करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन जल्दी से याद करेंगे, फटाफट। जहां आपको कोई भी दिक्कत आए वहाँ मार्क कर लिया, ठीक, उसको एक बार मेमोराइज कर लिया अच्छे से। फिर आगे बढ़ते हुए गए ऑक्सीडेशन स्टेट। जहां ऑक्सीडेशन स्टेट वर्ड आएगा उसको तुरंत आप फटाफट याद करेंगे, जल्दी से ऐसे एनसीईआरटी में फिंगर टिप्स टेक्निक के थ्रू आप उसको आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। फिर अगला आप जाएंगे केमिकल रिएक्शन के लिए एनसीईआरटी में एक बॉक्स बना हुआ है ऐसे LN करके, और उस सर्कल के चारों तरफ रिएजेंट लिखे हुए हैं। उस सर्कल को आप तुरंत याद कर लेंगे, उसमें से सवाल आ सकता है, ठीक। पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियाई की बात करें, और एटॉमिक रेडियाई में सबसे इंपॉर्टेंट होता है बोरोन फैमिली। तो बोरोन फैमिली की एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड आप याद कर लें तुरंत। एक कार्बन फैमिली का भी ट्रेंड होता है, वो भी याद कर लें। दोनों को अच्छे से आप लर्न करके जाएं, रिवाइज करके जाएं। आयनाइजेशन एनर्जी में आप सारे ट्रेंड्स आपको पता है, एक बार बस आप गो थ्रू हो जाएं, क्योंकि सवाल आ सकता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से भी, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के अंदर सवाल जो आएगा वो सिर्फ सिंपल सा आ सकता है कि भाई किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, कौन मोन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो एक बार आप जैसे रीडिंग लगाएंगे तो आपको सब कुछ अपने दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक होता है, इसको कवर करें, कैसे करें। तो देखिए MOT, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, यहाँ मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि इसमें से एक सवाल पक्का आएगा। तो तुरंत आप उठाएं और उठा करके O2 का कॉन्फ़िगरेशन और N2 का कॉन्फ़िगरेशन लर्न कर लें, और उससे जो सवाल आते हैं जैसे O2 प्लस, O2 माइनस, O2 माइनस 2 और O2 प्लस 2, N2 प्लस, N2 माइनस 2, इनके बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन, जब वो बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन की बात आती है तो सवाल जरूर आता है। तो आप MOT के अंदर भी तुरंत कॉन्फ़िगरेशन देख के जाएं और बॉन्ड ऑर्डर निकालना और बॉन्ड लेंथ निकालना ज़रूर सीख लें, एक सवाल पक्का इसमें से आता है। हाइड्रोलिसिस के अंदर से भी सवाल आ सकता है। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर के साथ रिएक्शन। आप नोबल गैस कंपाउंड की वाटर के साथ रिएक्शन पढ़ के जाएँ। दूसरा, आप इंटर हेलोजेंस की भी पढ़ के जा सकते हैं अच्छे से, ठीक है। ये पी ब्लॉक के अंदर मिलेंगी, या हाइड्रोलिसिस जहां आपने पढ़ा होगा वहां मिलेंगी, ठीक है। ऑक्सी एसिड्स के नाम होते हैं, उनकी बेसिसिटी होती है, बहुत सारे सवाल आते हैं। बेसिसिटी जितनी भी होती है, हाइड्रोजन जितने होंगे उन सब वही बेसिसिटी कहलाएगी, 4 को छोड़ करके। जैसे H3PO3 आपने पढ़ा होगा, इसमें 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं लेकिन बेसिसिटी 2 है। H3PO3
के बाद H3PO2 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं लेकिन बेसिटी कितनी है 1, H3PO3 बोरिक हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं 3 लेकिन बेसिटी कितनी है 1, और H4P2O5 बेसिटी कितनी दिख रही है हाइड्रोजन 4 दिख रहे हैं लेकिन बेसिटी 2 है। तो इन 4 एसिड को छोड़ करके बाकी जितने भी एसिड्स होते हैं उनमें जो बेसिसिटी होती है वो वही होती है जो उसमें हाइड्रोजन होते हैं। तो बेसिसिटी पर रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं ऑक्सी एसिड में, तो आप तुरंत आपके स्ट्रक्चर प्लस बेसिसिटी जल्दी से याद करके चले जाएं। ब्रिज बॉन्डिंग आप सबको पता है, एक तो B2S6 में होती है 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन, और एक Al2Cl6 में होती है 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन। तो आप 3 सेंटर्ड 2 और 3 सेंटर्ड 4 इन दोनों को भी एक बार ब्रशअप करके जाए। तुरंत एक सवाल हो सकता है इसमें से आ जाए कि किस मॉलिक्यूल में 3 सेंटर्ड 2 या 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पाया जाता है। ब्रिज बॉन्डिंग। हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें से बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। कोई भी हाइब्रिडाइजेशन आपको देकर के मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पूछ सकता है। ज्योमेट्री और इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री और शेप, इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो मैं आज आपको क्लियर कर देता हूँ। इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री की जब बात होती है तो वो होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल का अरेंजमेंट। जैसे सवाल आता है कि अमोनिया की इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री क्या है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का अरेंजमेंट पूछा है यानी कि टेट्राहाइड्रल है। लेकिन अमोनिया की ज्योमेट्री या शेप पूछा जाए तो फिर क्या बोलेंगे हम, पिरामिडल। शेप और ज्योमेट्री एक ही बात होती है, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री डिफरेंट होती है। बैक बॉन्डिंग में से कई बार सवाल आता है, जैसे आपने फेमस सवाल आपने देखा होगा NSiH3 होल थ्राइस, NSiH3 होल थ्राइस का बैक बॉन्डिंग है कि नहीं है, तो बैक बॉन्डिंग होता है और इसी वजह से प्लेनर हो जाता है मॉलिक्यूल। तो इस तरह के जो सवाल आएंगे वो आप देख कर जाएं। सबसे स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग पूछ सकता है किस में होती है, तो जिसका साइज सबसे छोटा होगा उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग होगी। तो बैक बॉन्डिंग। वेस्पर थ्योरी में सिंपल सवाल आता है, लाइक आपको एक मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा SF4 और बोलेगा इसका जो है वो शेप क्या होगा, तो आपको पता है C100 होता है क्योंकि इसमें एक लोन पेयर आता है। तो इस लोन पेयर से एंगल में जो वेरिएशंस होते हैं वो आप याद करके जा सकते हैं, एंगल वेरिएशन। वेस्पर थ्योरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सबका फेवरेट। अगर आपके पास टाइम हो तो एक बार पूरा कोऑर्डिनेशन को गो थ्रू कर लें तुरंत, क्योंकि इसमें से बहुत सारे सवाल आते हैं और अगर टाइम बिल्कुल नहीं है और आप नहीं कर सकते तो सिनर्जिक बॉन्डिंग, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और आइसोमेरिज्म आप जरूर पढ़कर जाएं। जिसमें से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जरूर पढ़कर जाएं। सवाल आएगा हाइब्रिडाइजेशन निकालो इस कॉम्प्लेक्स का, सवाल आएगा कि पैरामैग्नेटिक है या नहीं है, सवाल आएगा कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, सवाल आएगा कि इनर ऑर्बिटल है कि आउटर ऑर्बिटल है, सवाल आएगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है इस कॉम्प्लेक्स में। तो आप तुरंत आपका CFT से बता सकते हैं। CFT हार्डली आप पढ़ेंगे तो आपके 20 to 30 मिनट में CFT हो जाएगा अगर आप ढंग से पढ़ेंगे। 30 मिनट में आपके 2 सवाल पक्के सही होंगे, क्योंकि 2 सवाल इसमें से जरूर आएंगे मेंस के अंदर। मेटलर्जी की बात करें, जैसे हम मेटलर्जी खोलते हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि बहुत बड़ी होती है, कैसे याद करें, कुछ नहीं करना, सिंपल। आप गोल्ड और सिल्वर, ये सिल्वर है, गोल्ड और सिल्वर की आपको प्रिपरेशन करके जानी है, पढ़ के जानी है। गोल्ड और सिल्वर की प्रिपरेशन पढ़कर जानी है। और यहाँ पर ये गोल्ड एंड सिल्वर, इसकी प्रिपरेशन पढ़ के जाने के साथ साथ आपको आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड एलिंगम, इनकी भी पढ़ के जानी है। ठीक है। एलिंगम डायग्राम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें अभी तक कोई सवाल आया नहीं है आज तक, लेकिन अब आने की संभावना है क्योंकि धीरे धीरे जेईई मेंस के अंदर आपके आ रहा है। पिछली बार भी जैसे ऑनलाइन में एक सिंपल सवाल आया था, ओलंपियाड के अंदर भी फर्स्ट लेवल जो होता है उसके अंदर आपके एक सवाल आया था। तो वो सवाल जब आया था एलिंगम में से, तो इसका मतलब 100% आप में से किसी न किसी बच्चे के सेट में ये सवाल जरूर होगा। और बहुत सिंपल होता है, थर्मोडायनेमिक्स होती है, आप एक बार रीडिंग लगाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। सॉल्ट एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस की अगर हम बात करें तो ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं होता है। जेईई मेंस के एडवांस के सिलेबस में होता है, नीट के सिलेबस में भी होता है। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ बात करने पर सिंपल सी चीज़ है, ड्राई टेस्ट आप एक बार पढ़कर जाएं, क्योंकि पिछले बार ड्राई टेस्ट में से एक सवाल आया था जिसमें फ्लेम टेस्ट का सवाल था। उसने फ्लेम में पूछा था कि फ्लेम का कौन सा एरिया है ये, तो वो एरिया था फ्यूजन जोन जो ऊपर आता है। ठीक है, तो ये आप पढ़ के जा सकते हैं। ठीक है ना। पढ़ के जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सॉल्ट एनालिसिस में केटाइन और ड्राई टेस्ट आएगा। एस ब्लॉक की बात करें तो एस ब्लॉक जो होता है उसमें रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने आपको बोला, क्या, रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया। रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया के अंदर सबसे ज्यादा, रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं इस ब्लॉक के अंदर, तो जल्दी से पढ़ के जाएंगे इसको। उसमें बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे इस रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया के अंदर जो आप पढ़ते हैं उसमें ब्लू कलर सॉल्यूशन होता है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसे बर्च रिडक्शन कहा जाता है, ये पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, तो ये सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि लिक्विड अमोनिया जब एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ कोई सॉल्यूशन बनाती है तो वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, वो
कंडक्टर होता है, उसका ब्लू कलर होता है, वो पैरामैग्नेटिक होता है और वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और उस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बर्च रिडक्शन कहते हैं। रिएक्शन विद O2 बहुत इंपॉर्टेंट है। O2 के साथ रिएक्शन में लिथियम रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता था, सोडियम जो है वो ऑक्साइड और परऑक्साइड दोनों बनाता था, पोटेशियम रुबिडियम सीजियम ऑक्साइड परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड तीनों बनाते थे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़कर जाएंगे, ये सवाल आता है। वाटर के साथ रिएक्शन, लिथियम जेंटली रिएक्ट करता है, सोडियम विग्रसली रिएक्ट करता है, पोटेशियम रुबिडियम सीजियम बहुत हाईली यार एक्सप्लोसिव रिएक्शन करते हैं, वायलेंटली रिएक्ट करते हैं और आग लग जाती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वाटर के साथ भी, इसको पढ़ के जाएंगे। प्रिपरेशन ऑफ डी ब्लॉक, सॉरी डी ब्लॉक के अंदर है प्रिपरेशन ऑफ K2Cr27, K2Cr27 और MnO4 माइनस, इनकी दोनों की प्रिपरेशन आप अच्छे से याद करके जाएं। 15 मिनट लगेंगे, 15 मिनट में ये याद हो जाएंगी। और वैल्यू ऑफ हीट ऑफ एटमाइजेशन और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी आप एक बार देख लें, जेईई मेंस में एक बार सवाल आया है डायरेक्ट, तो वो भी आ जाएगा। जैसे कोबाल्ट, थर्ड पीरियड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका होता है? कोबाल्ट का। किसका होता है? कोबाल्ट का। तो वो आप अच्छे से देख कर जाएं, ठीक है। इसी तरह हीट ऑफ एटमाइजेशन की भी बात आएगी। अब आया हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड, इसमें से डायरेक्ट सवाल आता है, बहुत सिंपल सवाल आएगा, हाइड्राइड्स में से आ सकता है, ठीक है। हाइड्राइड के बाद रिमूवल ऑफ हार्डनेस, हार्डनेस आपने पढ़ी होगी कई तरह की होती है, टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस के रिमूवल के प्रोसेस पढ़ने हैं और परमानेंट जो हार्डनेस है उसके रिमूवल के प्रोसेस पढ़ने हैं आपको अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं H2O2, यहाँ से बहुत सवाल आता है। H2O2 के यूज पढ़कर जाना भाई, यूज में से डायरेक्ट सवाल आता है, टिक करना होता है सिर्फ आपको, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की बात करें तो इफेक्ट ऑफ SO2, NO2, O3, CO2 और हाइड्रोकार्बन्स, ये इफेक्ट जरूर पूछते हैं। अभी तक का ट्रेंड रहा है कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से दो चीजें जरूर आई है, एक तो ये इनके इफेक्ट और एक वाटर के अंदर जो आयन से उनकी कंसंट्रेशन, ये जरूर आप देख कर जाना। फिर से बोल रहा हूँ, वाटर के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस लाइक फ्लोराइड आयन, नाइट्रेट आयन, लेड आयन, इनकी कंसंट्रेशन कितनी होती है कि ये पॉइजनस नहीं होते, और इससे ज़्यादा होती है तो पॉइजनस हो जाते हैं। ये कंसंट्रेशन आप अच्छे से याद करेंगे और इनके इफेक्ट अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि ये जरूर सवाल आते हैं इन दो में से। फिर थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी हो सकती है फोटोकेमिकल स्मोक में से आने की और एक पैथोजेंस में से आने की, और एक पेन आप सबको पता है, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक से जाते ही आज तुरंत पढ़ लेना, ताकि आपको तुरंत याद हो जाए और अचानक से कॉन्फिडेंस बढ़ जाए आपका। आज अगर आप बैठते हैं और आज बैठ करके आप इसको याद करते हैं तो तुरंत आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। एक छोटा सा टॉपिक है, जेड इफेक्टिव भी देख सकते हैं यहाँ पर, क्वांटम नंबर भी। अगर आप इन जो मैंने अभी बताया अगर आप इसको पढ़ के जाते हैं तो मैं आपसे दावा करता हूं कि आपका कॉन्फिडेंस इनऑर्गेनिक को लेके बढ़ जाएगा। जब आप पेपर करेंगे तो कॉन्फिडेंस ये आपको फील कराएगा कि आपको सब कुछ आता है और आप तुरंत ये टिक करना शुरू कर देंगे, और आपका जेईई मेंस में बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है, नीट में बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। तो नीट के विद्यार्थियों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई मेन और जेईई एडवांस के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन बच्चों को अभी तक डर लग रहा है, जिन बच्चों को घबराहट हो रही है, जो बच्चे इनऑर्गेनिक में सोच रहे हैं क्या पढ़ें, कैसे याद करें, इतना सारा कैसे पढ़कर जाऊं, इतना कम टाइम लगा है, वो अभी उठाएं, सोचना बंद करें और जुट जाएं और लग जाए, भिड़ जाए और जीत के आए, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।